नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, आज हम आपके सामने फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। मेरे मित्रों, कल हम नहीं लेके आए थे। क्यों नहीं लेके आए थे उसका अभी मैं बता देता हूँ आपको। आपको पता लग जाएगा बिल्कुल एकदम से कि क्या कारण था कि कल हम सुजस नहीं लेके आए। क्योंकि दोस्तों, कल के सुजस में हम न्यूज़ ढूंढते ही रहे कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन कोई चीज़ इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। सारी की सारी राजनीतिक बातें थी। अब उन राजनीतिक बातों को आपको पढ़ाने का भी क्या मतलब था। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो हम कल वाला है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आज वाले को डिस्कस करेंगे। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले वही पुरानी बात, एक आप हमारी जो है पीडीएफ चाहिए अगर आपको सीधी की सीधी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें मित्रों। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों आईएएस आरएएस विद आरजे। ठीक है, आप इसको क्या करें, ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको पर डे डेली टारगेट पे एक तो आपको टारगेट मिल जाया करेगा कि भैया आप ये टारगेट है, इसको कंप्लीट कर लो। तो डे बाई डे बेसिस पे आप टारगेट कंप्लीट करोगे तो आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। और दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको रोज़ रोज़ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों सीधा चलते हैं अपन आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो देखो दोस्तों, पहले हम कल वाले की चर्चा करना है। तो बच्चों को सपनों को साकार करना हम सभी का दायित्व है, ये गहलोत जी बोल रहे हैं। पालनहार लाभार्थी संवाद हुआ है। ठीक है, तो पालनहार योजना के बारे में मैंने आपको एक दिन पहले ही डिटेल में बता दिया था कि क्या है पालनहार योजना। तो उन्हीं के लाभार्थियों से क्या किया, गहलोत जी ने संवाद किया है, बड़े खुश होकर संवाद किया है। ठीक है, देखो दूसरे पेज पर भी फिर वही पालनहार, कंप्लीट पालनहार। ठीक है, देखो फोटो ही फोटो। तीसरे पे आओ, लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री से कहा, कौन से लाभार्थी, फिर से वही पालनहार। 3 पेज निकल गए आपके पालनहार में। अब चौथे पेज पे आते हैं जो अंतिम था। इसमें एक एक हेडलाइन को मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा। देखो, भरतपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय बयाना में स्थानांतरित होगा। इसका 10वीं उन्मूलन बल, मतलब जहाँ पर डकैतों का थोड़ा प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थी। खेल प्रतिभाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे, राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023। तो देखो दोस्तों, 10 जुलाई से ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल प्रारंभ हो रहे हैं। तो जब 10 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, तो हमें कंप्लीट में डिटेल जो भी होगी इसके बारे में, ग्रामीण और शहरी ओलंपिक के बारे में, वो 10 जुलाई को डिटेल में मिलने वाली है। तो जब 10 जुलाई को मिलेगी तो हम 10 जुलाई को इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आज से इसका कोई अर्थ नहीं था। ठीक है मेरे मित्रों, सवाई मानसिंह टाउन हॉल है, इसमें क्या किया है, देखो इसके संचालन को क्या मिल गई है। सवाई मानसिंह टाउन हॉल में जो संग्रहालय बन रहा है उसके संचालन को अनुमति मिल गई है, तो उसको 27 नए पद सृजित किए हैं। अब हमें क्या मतलब कितने पद सृजित किए हैं। ठीक है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सवाई मानसिंह टाउन हॉल जो पहले विधानसभा हुआ करती थी, अब आपको संग्रहालय बना दिया है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। राजकीय दंत महाविद्यालय में सहायक आचार्य के 10 पद सृजित होंगे। अपन को क्या मतलब भाई, यात्रियों ने ढोल नगाड़ों पर नाच के खुशी जाहिर की है वरिष्ठ नागरिकों ने। बड़ी अच्छी बात है सर। ठीक है, थोड़ा सा देख लो कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राज्य के 60 साल से अधिक आयु के सीमा के जो बुजुर्ग हैं उनको निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। बस ये चीज़ें, और कुछ भी नहीं है। कोई हरी झंडी दिखा के रवाना कर रहा है, कोई पीली झंडी लगा के रवाना कर रहा है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। आपके एग्जाम के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो इस कॉर्नर में है, छोटी सी रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। अब इस एक न्यूज़ के लिए मैं क्या लेके आता आपके लिए सुझाव, इसीलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। और स्किप भी नहीं किया, मैंने आज आपको बता दिया पूरा एक एक हेडलाइन। ठीक है, तो राजस्थान पुलिस अकेडमी में 3 जुलाई से रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। कहाँ पर हुई है, राजस्थान पुलिस अकेडमी में। जिले के प्रत्येक ब्लॉक से पीईटी को स्टेट रिसोर्स पर्सन के रूप में किया जाएगा प्रशिक्षित। ठीक है, जो स्कूलों के अंदर पीटी लगे होते हैं, जो फिजिकल टीचर लगे होते हैं, उनको क्या किया जाएगा, स्टेट रिसोर्स पर्सन के रूप में क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। तो वो आत्मरक्षा क्या करेगा, स्कूलों के अंदर आत्मरक्षा करवा सकेगा। उस आत्मरक्षा का नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कोर्स की शुरुआत हुई है। कहाँ से, राजस्थान पुलिस अकेडमी से 3 जुलाई से। ठीक है, और आज के सुजस के अंदर डिटेल में आया है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के बारे में। तो आज का जो सुजस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कल का उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मैंने सारी की सारी न्यूज़ आपको बता दी, देख लो आप। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आज के सुजस पर, जहाँ पर अच्छी अच्छी न्यूज़ आई हैं और हमें पढ़ने में भी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, आज का सुजस देख लेते हैं कि आज के सुजस के अंदर क्या है। तो सबसे पहला देखो, परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक एवं अन्य धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त कानून की तैयारी। गहलोत जी ने क्या किया, ट्वीट किया है।
गहलोत जी के ट्वीट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए अपन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें और पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल पेश होने वाला है। ये दोस्तों क्या है, लास्ट में चूरन देने की बात है। 100 बिल्ली खा के 100 चूहे खा के बिल्ली हजी को चली जाने जैसी बात है। 5 साल से आपको याद नहीं आई कि इस पर कोई कानून बन भी सकता है। आप जिस दिन पहला पेपर लीक हुआ था उस दिन जो जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी पेपर बना के करवाने की, उनमें से किसी एक को उम्र कैद दे दिए होते, जेल में डाल दिए होते, किसी को फांसी पर लटका दिए होते, कि हिम्मत करता। आपने हजारों लाखों बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, दाव पे लगा दिया। बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात आंखें फोड़ते हैं। एक गरीब आदमी पेपर कहाँ से खरीदेगा 20 लाख का? जो खरीद सकते हैं वो दोबारा से बन जाते हैं। पेपर खरीदते हैं, 150 प्रश्न लगाते हैं, जाके कर देते हैं, हो जाएगा। आपकी जांच के नाम पे कुछ नहीं होता। अब नाटक कर रहे हैं कि अब हम नए सत्र में बिल लेके आएंगे। गहलोत जी, जनता माफ़ नहीं करेगी, ईश्वर माफ़ नहीं करेगा आपको। राजनीति करो लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं करो। दोस्तों देखो क्या है, नितिन गडकरी जी ने बेहतर सड़कों से प्रदेश के विकास को गति मिली है। देखो ये जो बिल आ जाएगा तो बिल को डिटेलिंग में अपन करेंगे, बिल के अंदर क्या क्या प्रावधान किए हैं वो पूरा करेंगे। मैंने अभी आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि दोस्तों बिल आने वाला है एक, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि हाँ भाई एक बिल आने वाला है, उसको आपको करना है, ठीक है। तो देखो क्या है, श्री गहलोत ने प्रतापगढ़ में 11 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में कहा है कि बेहतर सड़कों से प्रदेश के विकास को गति मिली है। ये चीज़ तो है ही भैया, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो गति तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है मित्रों। नितिन गडकरी जी आए थे प्रतापगढ़ में, उन्होंने क्या किया है, चीज़ों को जो है कई चीज़ों का शिलान्यास किया है, तो कई चीज़ों का उद्घाटन भी किया है, ठीक है। तो देखो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अपने पास जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है इधर कोने में कि केंद्र सरकार से गहलोत जी ने क्या आग्रह किया है। जो केंद्र सरकार से गहलोत जी ने आग्रह किया है वही आपकी फ्यूचर प्लानिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, कि राजस्थान सरकार के द्वारा सड़क परियोजना, जो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए किए जाने वाले प्रयासों को या की जाने वाली संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों देखो इसमें क्या है कि 50 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की अधिसूचना शीघ्र जारी करने का आग्रह किया गहलोत जी ने कि भाई 50 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दो राजस्थान के अंदर। देखो जब किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दे दिया जाता है तो उसका रख रखाव से लेकर उस पर जो खर्चा है वो केंद्र सरकार वहन करती है, राज्य सरकार उससे बरी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से प्रदेश के विभिन्न इलाकों में विकास को गति मिलेगी। जयपुर में एलिवेटेड रोड के लिए 2000 करोड़ रुपए की तैयार जो है डीपीआर पर निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा है, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जोधपुर के अंदर एक एलिवेटेड रोड बनाने की कही है गहलोत जी ने, कि भाई एलिवेटेड रोड बनना चाहिए जोधपुर के अंदर, ठीक है। ठीक है मित्रों, जोधपुर एलिवेटेड रोड के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, ठीक है। इसमें 2000 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। इसको क्या बोला है भैया, गहलोत जी बोल रहे हैं केंद्र सरकार अपना प्रोजेक्ट बताए इसको और मेरे नाम से डेवलपमेंट करे वहाँ पे। जयपुर रिंग रोड के शेष कार्यों को शीघ्र ही पूरा करवाया जाए। जयपुर में जो रिंग रोड बननी है उसका जो काम शेष बचे हैं उनको शीघ्र पूरा करवा दो सर। पचपदरा में 9 मिलियन टन उत्पादन क्षमता की रिफाइनरी, आपको पता लग गया रिफाइनरी की कितनी क्षमता है, 9 मिलियन टन। कहाँ पर ये स्थित है, पचपदरा बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी। इस रिफाइनरी की A to Z चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और यदि फिर से रिफाइनरी की चर्चा आती है तो मैं उसको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। जोधपुर पचपदरा के बीच में यातायात को बढ़ाने के लिए क्या किया है, जोधपुर पचपदरा रिफाइनरी क्षेत्र को अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाए, ऐसा गहलोत जी ने डिमांड किया केंद्र सरकार से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने क्या किया था, इसके अंदर इस मीटिंग के अंदर भाग लिया था मित्रों, ठीक है। तो यहाँ से कोई प्रीलिम्स का प्रश्न तो नहीं बनता है, लेकिन मेरे मित्रों यहाँ से आपके मेंस के लिए आपको एक आइडिया मिलता है, एग्जाम्पल्स मिलते हैं। आप जब इस तरह की न्यूज़ पढ़ते हो जो आपके प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपने पढ़ी, तो आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीज़ें गई। जैसे कि आपको पता लगा कि अच्छा 50 सड़कों को गहलोत जी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की बोल रहे हैं केंद्र से, कि आप इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करो, ठीक है। और क्या करना है, जो जोधपुर में एलिवेटेड रोड है उसको आप केंद्रीय प्रोजेक्ट की बताने की बोल रहे हैं कि आप केंद्रीय प्रोजेक्ट इसको घोषित करो, रिंग रोड का काम पूरा करो, पचपदरा रिफाइनरी को आप अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से जोड़ने का कार्य करो। तो इससे आपको पता लगता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। और इस तरह के प्रश्न आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाता है, बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं कि भाई आपसे छोटा सी चीज़ पूछ ली जाएगी कि 50 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की अभी गहलोत जी ने सिफारिश की है। राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से किसी सड़क को, उसके आसपास के क्षेत्र को और उस सड़क को क्या फ़ायदा होता है, आपसे पूछ लेगा इस तरह से, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। और इधर गहलोत जी ने घोषणा करी दी है दूसरी तरफ कि आप प्रतियोगी परीक्षाएं जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें पारदर्शिता लाने के लिए हम एक कानून लेके आएंगे। और उस कानून में क्या है कि जो पेपर लीक के जो भी आरोपी होंगे उनकी अधिकतम सजा उम्र कैद तक करने के इन्होंने बोली है कि इतना हो सकता है, ठीक है मेरे मित्रों। तो अभी जो आगे न्यूज आने वाली है वो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये वाली थोड़ी इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने की संभावना इसको थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। देखो मित्रों, क्या है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो अंग प्रत्यारोपण है उसके लिए गाइडलाइन को मंजूरी दी गई है और कहा गया है कि प्रदेश के बाहर जाकर भी आप अंग प्रत्यारोपण करवा सकते हो, आपको पुनर्भरण मिलेगा। ये पुनर्भरण किसके माध्यम से दिया जाता है दोस्तों? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब आपके जनधन खाते के अंदर सीधा पैसा पहुंच जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। जब जनधन खाते खुल रहे थे तो लोगों ने बड़ी हायतौबा मचाई थी। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, पहले अपन देख लेते हैं कि क्या गाइडलाइन है, ठीक है मेरे मित्रों। उसके बाद अपन देख लेंगे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये आपको एग्जाम में मिलने ही वाली। इसके ऊपर इतना काम हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं, ठीक है दोस्तों। देखो क्या है, राजस्थान की फ्लैगशिप योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत प्रदेश के बाहर किसी भी अस्पताल में निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण करवाया जा सकेगा। आप पहले प्रदेश के अंदर ही इलाज करवा सकते थे हम, ऐसे जो अस्पताल प्रदेश की बाउंड्री के अंदर से केवल वहीं पर इलाज हो सकता था। लेकिन एक कंडीशन, कौन सी? अंग प्रत्यारोपण वाली कंडीशन, कि यदि आपको अंग प्रत्यारोपण करवाना है तो आप निःशुल्क दूसरे स्टेट में जाकर भी उसको करवा सकते हैं, प्रदेश के बाहर भी जाकर उसको करवा सकते हैं, ठीक है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के बाहर अंग प्रत्यारोपण एवं कॉक्युलर इम्प्लांट, कॉक्युलर होता है जो आपके गले के अंदर जो हड्डी होती है जिसको आप हिलाते हो तो वो हिलती रहती है, इसको पकड़ लो तो आवाज़ बदल जाती है, ठीक है। कॉक्युलर इम्प्लांट के लिए पुनर्भरण होगा। अंग प्रत्यारोपण की अनुशंसा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के स्तर पर एक कमेटी करेगी, ठीक है मेरे मित्रों, ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन कमेटी करेगी, ठीक है। इस अनुशंसा के बाद ही मरीज को प्रदेश के बाहर अंग प्रत्यारोपण का पैकेज का जो लाभ है वो मिल पाएगा, ठीक। मरीज क्या करेगा, अपने साथ एक सहायक को भी राज्य के बाहर उपचार हेतु लेकर जा सकता है। भाई अकेला पेशेंट तो कैसे ही होगा, उसके साथ कोई ना कोई तो चाहिए, ठीक है। इसके लिए हवाई यात्रा तक खर्चा के लिए भी 1 लाख रुपए का पुनर्भरण कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। कि यदि आप हवाई जहाज से जा रहे हो तो उसके लिए भी 1 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको देगी, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में सक्षम स्तर से अनुमति पर पैकेज सीमा 50% तक राशि एडवांस में मिल सकेगी। अगर आप विशेष परिस्थितियाँ हैं, आपके पास वास्तव में कुछ नहीं, आप जा भी नहीं सकते वहाँ, आप जब तक के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जब तक गवर्नमेंट डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पहुँचाए तो गवर्नमेंट एडवांस भी पहुँचाती है कि 50% पैसा डीबीटी के माध्यम से एडवांस आपके खाते के अंदर पहुँच जाएंगे। इस तरह की गाइडलाइन जो है सामने आई हैं, ठीक है मित्रों। तो वर्तमान में योजना के तहत प्रदेश में सूचीबद्ध अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण के 37 पैकेज और कॉक्युलर इम्प्लांट के 5 अतिरिक्त पैकेज लागू हैं। और इस चीज़ की घोषणा कब करी थी मुख्यमंत्री जी ने? तो बजट 2023-24 के दौरान इसकी घोषणा करी थी, ठीक है मेरे मित्रों। तो अभी हम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को एक बार देख लेते हैं मित्रों, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 2021 में मित्रों। वैसे आपसे डेट तो कम ही पूछते हैं, सन भी कम ही पूछते हैं, इतना नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं, आप उनकी डेट और सन याद करते रहोगे मित्रों तो पगला जाओगे। उद्देश्य क्या है इसका? तो राज्य के सभी नागरिकों को प्रारंभ में 5 लाख रुपए, अभी 25 लाख रुपए, पहले का जब प्रारंभ हुई थी ये तब तो 5 लाख रुपए तक का, और अभी जब ये चल रही है तो इसको वर्तमान में बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया तक का बीमा कवर प्रदान करवाना है, स्वास्थ्य बीमा, ठीक है। पहले 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और अब 25 लाख, इसकी राशि कितनी कर दी है? 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर करना है, ठीक है। योजना शुरू होने से प्रदेश के नागरिकों को चिकित्सा के बड़े पैमाने पर खर्चों से मुक्ति मिल जाएगी। चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खर्चा होता है भैया, जिसको बोलते हैं ना काला कोट सफ़ेद कोट, इनसे दूर ही रहो। तो जो सफ़ेद कोट के चक्कर में पड़ गए होंगे ना, उनको पता होगा कितना खर्चा होता है। योजना के घर के घर बर्बाद हो जाते हैं भाई एक बंदे की बीमारी पर। योजना के माध्यम से किसी भी नागरिक को बीमार होने पर इलाज की सलाह दी जाएगी और लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है। प्रदेश के नागरिक का आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकेंगे। इस योजना के अंदर प्रावधान क्या है? तो इस योजना में देखो दोस्तों क्या है कि जब कोई व्यक्ति अस्पताल के अंदर भर्ती होता है तो भाई ऐसा तो नहीं है कि आज बीमार हुआ आज ही भर्ती हो गया जाके, 2 दिन 3 दिन तो हम लोग खुद ही नीम हकीम है, घर पर ही इलाज करते हैं कि भाई घर पे इलाज करने के लिए हम तरह तरह के काम करते रहेंगे लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो 5 दिन पहले से भाई तो आज बीमार हुआ है तो 5 दिन तो लगा ही लेगा हॉस्पिटल जाने में, तो 5 दिन तक तो हम इधर उधर ही खर्चा करते फिरते हैं, ठीक है। तो 5 दिन से पहले से लेकर 15 दिन बाद तक, अब हॉस्पिटल से कोई व्यक्ति डिस्चार्ज हुआ तो सीधा तो है नहीं कि भाई सीधा घोड़ा बन के डिस्चार्ज हुआ होगा और मज़ा आ गया आप तो ठीक हो गए अपन कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है,
जैसे कोई व्यक्ति डिस्चार्ज हुआ है तो उसके 15 दिन बाद तक के लिए क्या है, जो भी दवा वगैरह का खर्चा होगा वो भी इसके अंदर कवर किया गया है, इस योजना के अंदर कवर किया गया है दोस्तों। ठीक है, प्रीमियम कितना रहेगा इस स्वास्थ्य बीमा के लिए? तो निःशुल्क प्रीमियम किन लोगों के लिए? किसानों के लिए, लघु सीमांत किसान, संविदा कर्मी के लिए, समस्त बोर्ड निगम सरकारी कंपनियों के, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल परिवार, ठीक है, सामाजिक आर्थिक संतुलन के अंतर्गत आने वाले परिवार, ठीक है, और एक निराश्रित परिवार जिनका कोई आश्रय ही नहीं है। इस तरह के परिवार क्या है, इस योजना के अंदर बिना किसी प्रीमियम के ही निःशुल्क रूप से इनको 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। लेकिन इनके अतिरिक्त जो परिवार हैं, भाई ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है, इन लोगों को निःशुल्क दे दिया, अब और परिवार भी तो परिवार हैं, और लोगों ने भी तो वोट दिया है, तो उन लोगों से कहा देखो आप देने में सक्षम हो, इन लोगों का 100% गवर्नमेंट क्या कर रही है, पुनर्भरण कर रही है, आप लोगों का 50% कर देगी। मतलब आप 850 रुपये देखो, 1700 की प्रीमियम में से आप 850 देखो दे दो, बाकी का 50% क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, पुनर्भरण कर देगी, और 50% आप देख लो। तो लोगों ने कहा ठीक है भैया कर दो ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो पूरे के पूरे राजस्थान को इसके अंदर कवर किया गया है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे। तो दोस्तों क्या है, देखो यहाँ पर आपकी जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट्टा मार लेना बहुत बढ़िया से, इसके प्रावधान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे मित्रों आपका टॉपिक होता है यहाँ पर ये वाला खत्म, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है और अंग प्रत्यारोपण के लिए क्या क्या गाइडलाइन मंजूर हुई है, वो दोनों ही चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है मित्रों, तो राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए देखो अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इधर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाने का 100% यहाँ से चांस है कि राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय लैब स्थापित होगी। ठीक है मेरे मित्रों, तो देखो सबसे पहले हम सबसे लास्ट में आते हैं। तो 2023-24 में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था हमारे, कि सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी स्थापित करने की घोषणा की थी। इस टीम का नाम क्या रहेगा? ठीक है, क्या बनाया जा रहा है, देखो लैब जो राज्य स्तरीय लैब बन रही है साइबर सुरक्षा के लिए, उसका नाम क्या रहने वाला है? तो देखो उसका नाम रहने वाला है सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी। ठीक है, ये इसका नाम है। इसकी घोषणा 2023-24 के बजट में ही कर दी थी मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है मेरे मित्रों, तो आपसे मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा कि साइबर सुरक्षा के लिए स्थापित राज्य स्तरीय लैब का नाम क्या है, इस तरह से दे दिया जाएगा। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी क्या है, तो इस चीज़ को आपसे पूछ लिया जाएगा प्रीलिम्स के अंदर। जिस तरह से भी पूछा जाए आप इसका नाम रट लो बढ़िया तरह से। ठीक है, और इस जो लैब है राजस्थान पुलिस अकेडमी के द्वारा, जयपुर की जो राजस्थान पुलिस अकेडमी है उसके द्वारा संचालित हो रही है। देखो राजस्थान प्रदेश में साइबर क्राइमों की रोकथाम, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, और साइबर सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या किया गया है, इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, प्रस्ताव के अनुसार यह लैब राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर में संचालित होगी। इससे प्रदेश में साइबर सुरक्षा बढ़ेगी और विभिन्न अपराधों के अनुसंधान में सुगमता आएगी। देखो दोस्तों, आज का जो समय है और आने वाला समय है वो साइबर सुरक्षा का समय है, साइबर का समय है। आज भी आप जानते हो यदि कोई व्यक्ति आपके मोबाइल के अंदर सेंध लगा दे तो वो आपसे क्या नहीं करवा सकता, क्या ही नहीं करवा सकता। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी, और सोचो अगर मुख्यमंत्री के मोबाइल में सेंध लगा दी तो कितना विकट परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के फ़ोन टैप हो जाते हैं, फ़ोन हैक हो जाते हैं, आईडी हैक हो जाती है, आपकी आईडी हैक हो जाए फेसबुक की भी तो आप कितना परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है वहाँ से करने वाला। ठीक है, आपसे पैसे भी ले सकता है और लोग दे भी देते हैं। तो मेरे मित्रों यहाँ पर आपकी ये वाला जो न्यूज़ आर्टिकल है वो भी समाप्त होता है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मेरे मित्रों अगले पेज पर आया है कि राजस्थान में 43.65 लाख घरों में नल से जल पहुँचा है। कितना? 43.65 लाख घरों में नल से जल पहुंच चुका है। ठीक है, तो राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत, कौन सा मिशन है ये? जल जीवन मिशन। इसके तहत अब तक कुल जल कनेक्शन का आंकड़ा 43.65 लाख पार कर चुका है। प्रदेश में 40.41% FSTC का लक्ष्य पूरा हो चुका है। FSTC का मतलब होता है जल के नल के माध्यम से जल जो है उसका क्या हो चुका है, लक्ष्य है वो पूरा हो चुका है। कितना? 40.41%। ठीक है मेरे मित्रों, तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अप्रैल 2023 से शुरू हुआ तिमाही जो मिशन है उसके लक्ष्यों में, जो उसके जो लक्ष्य हैं उनको हासिल करने में राजस्थान के टॉप 5 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है भीलवाड़ा, जिसने 24,000 कनेक्शन करे हैं, और 24,000 कनेक्शन करने का इसका 24,710 कनेक्शन करने का इसका लक्ष्य था, और 41,314 कनेक्शन किए हैं इसने। ठीक है, दौसा जिले के में भी
क्या किया है, अपना जो लक्ष्य था उससे ज़्यादा नल कनेक्शन देने का लक्ष्य प्राप्त किया है। पाली ने भी जितना इसके लिए लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा नल कनेक्शन दिए हैं। झालावाड़ ने जितना लक्ष्य रखा था उससे ज़्यादा नल कनेक्शन दिए, और बांसवाड़ा ने भी जितना लक्ष्य रखा था उससे ज़्यादा जल कनेक्शन दिए हैं। तो ये 5 जिलों ने टॉप किया है। तिमाही है जो तिमाही मिशन है, तिमाही लक्ष्य हैं इस मिशन के, उनको पूरा किया है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे मित्रों, यदि आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि 43.65 लाख घरों में नल से जल पहुँचा है, तो आप याद रख लेना, क्योंकि अगर आप यदि इस तरह के फैक्ट मेंस परीक्षा के अंदर डालते हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो पिछली तिमाही है उसमें जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने वाले राजस्थान के टॉप 5 जिले कौन कौन से हैं। तो पहला जो जिला है दोस्तों वो है आपका भीलवाड़ा, दूसरा दौसा, तीसरा पाली, चौथा झालावाड़ और पांचवा बांसवाड़ा। ठीक है, आपको सीक्वेंस वाइज याद नहीं करने हैं, आप बस पांचों के नाम याद कर लेना। ठीक है मित्रों, अब अपन देख लेते हैं राजस्थान में जो जल जीवन मिशन है दोस्तों वो क्या है, जिसके पीछे सारा कुछ यहाँ पर बखेड़ा हो रहा है वो है क्या। तो जल जीवन मिशन के बारे में अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है मेरे मित्रों, तो देखो दोस्तों, जल जीवन मिशन है उसको 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, ऐसा नहीं है नल तो पहुंच गया पानी नहीं पहुंच रहा, कार्यात्मक कार्य करने चाहिए, FHTC, इसके माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, देखो 2 तरह का है जो जल जीवन मिशन है, ग्रामीण अलग है और शहरी अलग है। पहले हम जल जीवन मिशन ग्रामीण को पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम जल जीवन मिशन शहरी को भी पढ़ेंगे, दोनों ही मिशनों को यहाँ पर खत्म करेंगे। ठीक है, बेचारे शहर वालों से इतना क्या बैर, अपन दोनों ही करेंगे ना, ग्रामीण भी करेंगे और शहरी भी करेंगे। ठीक है मित्रों, तो देखो इसके माध्यम से क्या है, अभी ग्रामीण कर रहे हैं हम, जल जीवन मिशन ग्रामीण कर रहे हैं, उसमें क्या है 2019 में लॉन्च किया था, 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रत्येक घर तक पहुंचाना है हमें। ठीक है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की क्या करनी है दोस्तों, आपूर्ति करनी है। ठीक है, इसका मंत्रालय कौन सा है, नोडल मंत्रालय तो जल शक्ति मंत्रालय, केंद्र सरकार की योजना है जिसको राजस्थान के अंदर भी लागू किया गया है, राजस्थान सरकार की योजना नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों, पानी के कनेक्शन की कार्य क्षमता सुनिश्चित करता है, पानी की गुणवत्ता की निगरानी परीक्षण के साथ साथ सतत कृषि को भी बढ़ावा देता है। सतत मतलब आपकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है, सतत कृषि को भी बढ़ावा देगा, पानी की सतत उपलब्धता होगी तो सतत कृषि को भी बढ़ावा देगा। ठीक है दोस्तों, यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग, पेयजल स्रोत में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, दूसर जल उपचार का मतलब है दोस्तों जो खराब जल आ रहा है जल का उपचार। ठीक है, और इसके पुनः उपयोग को भी सुनिश्चित करता है। इसके उद्देश्यों को ढंग से देख लेना, थोड़ा ठीक से पढ़ लेना, रट्टा मार लेना ढंग से। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों, तो जल जीवन मिशन स्थानीय स्तर पर पानी की मांग और आपूर्ति के पक्ष में एकीकृत प्रबंधन पर केंद्रित है। स्थानीय स्तर के आधार पर, जो स्थानीय स्तर होता है उसके आधार पर ये पानी की मांग और आपूर्ति के एकीकृत प्रबंधन जो है उस पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, पुनः उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे अनिवार्य उपायों हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण विभिन्न सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्षा जल का संचयन करना, भूजल को पुनर्भरण करना, ऐसा नहीं सिर्फ आपके घर तक पानी पहुंचा दिया और मिशन का काम खत्म नहीं दोस्तों, जल ही जीवन है, तो आज की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करना ही करना है, भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है मेरे मित्रों, यह मिशन जल के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल है। इसका फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा दोस्तों, तो हिमालय और उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए 90% केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य देंगे। अन्य राज्यों के लिए 50-50% रहेगा, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में 50% राजस्थान दे रहा है पैसा और 50% केंद्र सरकार दे रही है, और जबकि केंद्र शासित प्रदेश है उनमें तो 100% देना ही देना है भाई, वो तो केंद्र के ही बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, अब जल जीवन मिशन शहरी के बारे में भी देख ले, तो वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत विकास लक्ष्य हमारा एसडीजी पूरे नंबर वाइज याद रख लेना, पहला एसडीजी कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा, छठवां कौन सा, सातवां कौन सा, आपको आधी से ज़्यादा योजना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सारी की सारी योजना कहीं ना कहीं एसडीजी को कंप्लीट करने के लिए जा रही हैं, तो सबके उद्देश्यों में ज़्यादातर एसडीजी आ जाता है। तो सतत विकास लक्ष्य 6 के अनुसार सभी शहरों में कार्यात्मक नल कनेक्शन, नल के माध्यम से घरों में पानी की आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने हेतु केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा की। अब आप देख लो,
जल शक्ति मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन का संचालन कर रहा है। और शहरी क्षेत्रों में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, कौन सा? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, इसके तहत जल जीवन मिशन के जो है उसकी घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो जल जीवन मिशन ग्रामीण का यह पूरक है, मतलब दो हिस्से हैं इसके। जल जीवन मिशन के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है, उसको जल जीवन मिशन ग्रामीण बोलते हैं। शहरी क्षेत्रों में चल रहा है, उसको जल जीवन मिशन शहरी बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल शक्ति मंत्रालय चला रहा है, शहरी क्षेत्रों में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसको चला रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके तहत क्या है, 2024 तक FHTC मतलब जो कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन है उसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन क्या है, जो है 55 लीटर जल की आपूर्ति करनी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों में भी सेम है। ठीक है दोस्तों, तो जल जीवन मिशन शहरी का उद्देश्य क्या है, नल और सीवर कनेक्शन तक पहुंच, नल तक भी और सीवर कनेक्शन तक भी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, नल तक पहुंच जाए, सीवर तो अपने आप ही खेत पड़े हैं दुनिया भरेंगे, लेकिन शहरों में तो ये दिक्कत हो जाएगी, नल ज़्यादा आ गए, सीवर से कनेक्शन नहीं मिला तो घर में बाढ़ आ जाएगी भाई। जल निकायों का पुनरुत्थान करना, जो जल के निकाय हैं जिनसे जलापूर्ति होती है, और चक्रीय जल व्यवस्था की स्थापना करना, बार बार रिसाइकलिंग जल की। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द जो है जल जीवन मिशन है वो आपकी समझ में आ गया होगा ठीक ठाक से, बढ़िया से। हम राजस्थान के संदर्भ में भी कर लिया हमने, केंद्र के संदर्भ में भी कर लिया, ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में भी कर लिया, और शहरी क्षेत्र के संदर्भ में भी कर लिया। तो मेरे मित्रों, अब उम्मीद करता हूँ आपके लिए कोई चीज़ नहीं बची है, आप इसका एक दो बार रिवीजन करेंगे तो बढ़िया से दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है, एक प्रारूप का अनुमोदन किया है। किसका प्रारूप है? विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। इससे 1 लाख युवाओं को संबल मिलेगा। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, इसके प्रारूप का अनुमोदन किया है। देखो दोस्तों, इसके जब प्रारूप का अनुमोदन हुआ है तो ऑब्वियसली ये योजना आपको दूसरी कहीं मिलेगी ही नहीं सुजस के अलावा, क्योंकि जैसे ही प्रारूप का अनुमोदन हुआ वो सुजस के अंदर छप गई। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ सुजस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुजस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजस्थान के करंट अफेयर के लिए दूसरी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती और ना है। तो अपन देख लेते हैं क्या है ये विश्वकर्मा जो है कामगार कल्याण योजना है, वो देख लेते हैं। तो राजस्थान सरकार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार अहम फैसले ले रही है राजस्थान सरकार। इसी क्रम में क्या है, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना को प्रारूप को क्या दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। प्रस्तावित योजना में विभिन्न श्रेणियों के 1 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए आवश्यक उपकरण, किट, सिलाई मशीन इत्यादि खरीदने के लिए 5-5 हज़ार रुपये की सहायता दी जाएगी। ठीक है, योजना से शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, केश कला बोर्ड, उन विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड, उद्योग एवं वाणिज्य के जरिए संचालित हस्तशिल्प योजना, आजीविका, शहरी आजीविका मिशन तथा श्रम विभाग द्वारा चिन्हित दस्तकार अथवा कामगार लाभान्वित होंगे। किन किन लोगों को 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे? जो क्या है, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड इसके अंतर्गत पंजीकृत हैं पहले से ही, केश कला बोर्ड के अंदर पंजीकृत है पहले से ही, विमुक्त हैं, घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड है, इसके अंदर पंजीकृत लोग हैं, उद्योग एवं वाणिज्य के जरिए संचालित हस्तशिल्प योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोग हैं, आजीविका के अंदर पंजीकृत लोग हैं, शहरी आजीविका मिशन के अंदर पंजीकृत लोग हैं, श्रम विभाग के द्वारा चिन्हित दस्तकार हैं। इन लोगों को क्या किया जाएगा, 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि आवश्यक जो स्वरोजगार से संबंधित जो आवश्यक रोजगार उपकरण हैं, किट है, सिलाई मशीन वगैरह है, वो सारी चीज़ें खरीद सकें। तो दोस्तों, इसका क्या है, इस योजना का प्रारूप का अनुमोदन हुआ है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना। अच्छी योजना है, नई शुरू हुई है, और नई चीज़ें आपके एग्जाम के लिए ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मेरे मित्र, राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल जो है वो नए एकीकृत रूप में आने वाला है। ठीक है, नए एकीकृत रूप में, मतलब इसके अंदर जो कमियां आ रही थी, जिससे हैंग हो जा रहा था, कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा था लोगों को, उस तरह की चीज़ है। तो क्या है कि जनसंपर्क जो पोर्टल है उसमें एकीकृत रूप में आया है नए में। तो अपने एग्जाम के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि राजस्थान में आम जन की शिकायतें दर्ज कराने के लिए राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल आया है। जनसंपर्क पोर्टल है, उसका क्या कार्य है, अपने लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, या राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल क्या है, तो राजस्थान में जो आम जन की शिकायत है उनको दर्ज कराने के लिए। किससे शिकायतें? ऐसा नहीं है कि आप चाचा मामी में लड़ाई होगी कि हमारी जो शिकायत है उसको जनसंपर्क पोर्टल पर दर्ज करा दो। जो सरकारी कर्मचारी राज्य के भ्रष्टाचार वगैरह कर रहे हैं, आपसे पैसा मांग रहे हैं, आपको उनसे कोई शिकायत है, आपका काम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह की शिकायत आप क्या कर सकते हो, जनसंपर्क पोर्टल पर डाल सकते हो। ठीक है मेरे मित्रों, तो आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन अपना हो जाएगा यहीं पर समाप्त। ठीक है मेरे मित्रों, नहीं चलो एक और है, राजस्थान युवा महोत्सव के लिए पंजीकरण जारी हो रहा है। वैसे तो अपन राजस्थान युवा महोत्सव को अपन कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा था कि जो प्रतियोगिताएं हैं, अभी तो और भी होंगे यार, हाँ
एक पेज ही कंप्लीट छोड़ दिया अपन ने। देखो दोस्तों, राजस्थान पुलिस महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए ट्रेनर तैयार करेगी। ये कल वाले में मैंने बताया था आपको, कल वाले में एक सिर्फ फोटो आया था। क्या है इसके संपूर्ण प्रावधान, उनको अपन देख लेते हैं। राजस्थान पुलिस राज्य के सरकारी स्कूलों में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण देगी। किसको प्रशिक्षण दे रही है ये? तो जो पीटीई ट्रेनर है ना, फिजिकल ट्रेनर, जो फिजिकल टीचर होते हैं प्रत्येक स्कूल के अंदर, उनको ट्रेन करेगी। पहले तो मुझे लग रहा है फिजिकल ट्रेनर ही पेट निकाल के घूम रहे सारे राजस्थान, सरकारी नौकरी जो लगी है जब से। इसके लिए पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स फॉर वुमेन शुरू की गई। क्या नाम रखा गया इसका? ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स फॉर वुमेन। ठीक है दोस्तों, कौन दे रहा है, मतलब कौन दे रहा है प्रशिक्षण? तो राजस्थान पुलिस दे रही है। कहाँ पर दे रही है? तो विशेष जो है राजस्थान की जो पुलिस अकेडमी है जयपुर में स्थित है, उसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग और राजस्थान पुलिस की ये संयुक्त तत्वाधान में दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, राजकीय विद्यालय में महिला फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण कोर्स ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स फॉर वुमेन शुरू किया गया है। इसके अंदर इतना सा ही इंपॉर्टेंट था, आपको पता लग गया होगा दोस्तों किसको ट्रेनिंग दी जा रही है, कौन ट्रेनिंग दे रहा है, किसके तत्वाधान में दी जा रही है और कहाँ पर दी जा रही है। ठीक है मेरे मित्रों, इधर देखो मास्टर जी डायल फ्यूचर के तहत बता रहे हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेनी चाहिए, भविष्य में आपको क्या करना चाहिए, इसका बहुत फायदा होगा बच्चों को। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो मैंने आपसे कहा था 10 जुलाई से शुरू हो रही है राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक, 10 जुलाई से शुरू हो रही है, तो हम इसको 10 जुलाई को ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ आएगा। उस समय पता लगेगा आपको कितना पंजीकरण हुआ है, क्या हुआ है, किसके माध्यम से हुआ है। पूरे जो पत्ते हैं इसके 10 जुलाई को खुलेंगे और 10 जुलाई को ही हम आपके सामने खोलेंगे। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो बच्चे पहले पढ़ रखे हैं और जो अब दोबारा पढ़े, जो अब नए जुड़ेंगे उनका भी हो जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, तो राजस्थान युवा महोत्सव के लिए पंजीकरण जारी है। राजस्थान युवा महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? सबसे पहले तो आप इस चीज़ को याद रख लो, तो राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा। ठीक है, ये आयोजन जो है वो ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर 3 जगहों पर आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संवारना। महोत्सव में देखो, सांस्कृतिक जो विरासत है दोस्तों, वो जड़ होती है किसी भी चीज़ की। यदि आप सांस्कृतिक विरासत को ख़त्म कर दो किसी भी चीज़ को, तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक जो है सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, महोत्सव में संबंधित क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी भाग लेंगे। सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, सारे के सारे विद्यार्थी भाग लेंगे। महोत्सव के अंदर क्या किया जाएगा? सामूहिक लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाटक, चित्रकला, कविता लेखन, शास्त्रीय वाद्य यंत्र का बजाना, इस तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। अब मेन जिसका क्या टारगेट है वो सामने आ गया। युवाओं को करियर के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए प्रत्येक ब्लॉक और जिले से युवा कलाकारों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। राज्य स्तरीय समायोजन है, उसका आयोजन कहाँ होगा? उसका जयपुर के अंदर होगा। ठीक है मेरे मित्रों, और राज्य सरकार द्वारा युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के साथ ही उनकी योग्यताओं में जो सुधार है उसको भी, जो सुधार कर सकती है वो भी करवाया जाएगा। तो मेरे मित्रों देखो, आज के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन होते हैं अपने यहीं पर समाप्त। बहुत अच्छा पेपर था आज का, अच्छी अच्छी न्यूज़ें थी जिनको हमने डिटेलिंग में क्या किया है दोस्तों, अध्ययन किया है। तो मेरे मित्रों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।